नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और 2 क्लास पढ़ चुकी हैं। ये आज आपकी तीसरी क्लास है। अब हम ये नहीं बताएंगे कि तीसरी है कि चौथी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करते चलना है और बाद में ये देखना है कि देखिएगा यही पेपर में आए हैं या नहीं आए हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए। आप जब 200-300 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप यूपीपी के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। आइए हम लोग ज्यादा बातें ना करके बस इतना आपसे यह करना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि उसमें से जो बीच में क्वेश्चन, जैसे ये तो क्वेश्चन बताए जाते हैं, बीच में जिनमें और तरीके भी बताए जाते हैं, वो भी आपको पता हो। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 3c। तो a प्लस b का मान बताएं या a b c का मान बताएं, कुछ भी पूछ सकता है। कह रहा है 2a, पहला क्वेश्चन 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। अब हम यहां से ये कर सकते हैं कि a, देखिए a लिखा है, a के नीचे को b में, b के नीचे a को b के नीचे, सॉरी b को a के नीचे ले आते हैं तो ये 3 यहां पे लिखा रहेगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। हमने ये देखा a का मान 3 है और b का मान 2 है, मतलब a रेशियो b निकल के आ गया 3:2। ठीक है, यहां पर 4b इज इक्वल टू 3c, तो b अपान c बराबर आ गया 3/4। अब यहां से हम a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल सकते हैं। कैसे? a का मान 3 है और b का मान 2 है। b का मान दोबारा 3 दे रखा है और c का मान है 4। अब हम कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जगह खाली है तो यहाँ पे कब्जा करेंगे, ये 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ये 3 है तो ये 3 कब्जा भी दिए, हम बता चुके हैं। ये 3 यहाँ पर था तो यहाँ जगह खाली थी तो हमने 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखते हैं कुछ कटने वाला तो नहीं कटने वाला है, तो हम देखते हैं कि 3 ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितना हो गया, 9, 6 और 4 2 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया। अब यहां पे क्या मान पूछा है, a प्लस बी का मान पूछा है। a प्लस बी का मान पूछा है। a कितना है 9, a कितना है 9, b कितना है 6, कितना आ गया 9 6 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और ध्यान देते हैं। हमने कहा था कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ सारी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। रेशियो में 2-3 चीजें हम पढ़ लेते हैं कि रेशियो निकालते कैसे हैं। ये तो आपने 3 का रेशियो निकाला, एबीसी का रेशियो निकाला। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है, इसका आपको आंसर मिल चुका, पहले का क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब हमने कहा मान लीजिए यहां पे सी रेशियो डी दे रखा होता, सी रेशियो डी होता 1:2 का मान होता, तो अब हमें यहां से पूछ लेता a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताइए। तो अब हम कैसे करते, 3:2, ठीक है। अब b और c दे रखा है 3:4, तो हम यहां पे 4 नहीं लिखेंगे, इसके सीधे ही लिखेंगे, वहां पे छोड़ेंगे, ठीक है। अब c और d का रेशियो दे रखा है 1:2। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन खींचेंगे और हम ये देखेंगे यहां पे 2 जगह हैं, एक ये जगह है और एक ये जगह है। यहां पे कुछ भी नहीं करना, जो यहां पे लिखा है उसको यहां पे कर देना है और यहां पर भी जो भी लिखा बगल में जितनी जगह खाली है उसको वहीं पे नोट कर देना है। वैसे यहां पे ये 4 था, यहां पे जगह खाली थी 1, तो यहां पे 4 लिख दिया। ये 3 है तो यहां पे 3 कर दिया, यहां पे ये 1 है तो 1 और 1 कर दिया। अब हम एक चीज ये देख लेते हैं कि इनमें से कुछ कटने वाली संख्या तो नहीं है, नीचे काटना पड़ेगा, इसे अच्छा हम ऊपर ही काट देते हैं तो जल्दी से आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम देखते हैं इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें कोई कटने वाली संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं ए बी सी डी का रेशियो हो जाएगा 9, 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, खत्म। ये हमारा ए बी सी डी का रेशियो आ गया। अब आपने देखा कि 3 ए बी सी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ABCD का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको पता हो गया। अब इनमें कोई चीज एक दो चीजें और बता दें आपको। जैसे आपको कभी भी दे रखा हो
A/2 B/3 C/4। तो A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए। कहते A/2 = B/3 = C/4। तो ABC का रेशियो बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जो इक्वल टू में अगर ऐसा फॉर्म दे रखा है, ये चीजें दे रखी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको K में मान लेते हैं। तो A/2 = K, तो A = 2K हो जाएगा, B = 3K हो जाएगा, C = 4K हो जाएगा। तो जब रेशियो में रखेंगे तो K से K कैंसिल होता चला जाएगा, रेशियो सेम टू सेम निकल के आ जाएगा 2:3:4। यही आंसर हो जाएगा। जब आप इस तरह में आपको पास दे रखा हो, ABC का मान पूछा हो, कि इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखा हो, मान लीजिए दिया B + C का मान 14 है, तो A का मान बताइए। तो 4 3 7, 7 = 14 के, 1 = 2 के, तो 2 3 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर क्या कह दिया जाए 2A = 3B = 4C, तब A रेशियो B रेशियो C का मान बताएं। तब अगर पूछ ले आप आपसे, जैसे आप 2A = 3B = 4C दे रखा है और आपसे पूछ ले A रेशियो B रेशियो C बताइए, तो आप क्या करना है? पहले तो तरीका ये है कि एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, A/B = 3/2। फिर उसके बाद निकालते हैं B रेशियो C 4/3। कैसे? इसको ले लिया हमने, तो B के नीचे C आ गया, तो 4 के नीचे 3 हो गया। अब यहां से रख देंगे A रेशियो B रेशियो C, फिर 3:2 और 4:3। अब यहां से 2 और 4 कुछ कट रहा है, देखिए कट रहा है। 2 से इसमें 2 है तो ये भी कट गया, 2 इसमें भी है कट गया, 2 से काट दिया, कितना आ गया? 6:4:3 ये रेशियो आ गया। अब देखिए यही रेशियो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यही वाला रेशियो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन दे रखा है, समझिएगा, ये क्वेश्चन है। अब हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे और A रेशियो B रेशियो C पूछा है, तो आपको A निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, 2 को छुपा लेना है, सॉरी A को छुपा लेना है। A अगर निकालना है तो A को छुपाना है, तो 4 3 12, यहां से हमने लिख दिया 12 रेशियो। अब हमें B निकालना है तो B को छिपाना है, तो 4 दूनी 8, 4 2 8 रेशियो। C को निकालना है तो C को छिपाना है, 3 2 6। अब देखिए 2 से कट रहा है ना, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, देखिए ये सेम आ रहा है। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। जब भी आपको इस तरह दे रखा हो तो ये जो नीचे लिखी होती है वैल्यू, वही ABC का रेशियो होती है। अब जब आपको ये दे रखा हो तो A निकाला हो तो A को छिपाइए, B निकालना हो तो B को छिपाइए, जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। C निकाला तो C को छिपाइए, जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देना, खत्म, रेशियो निकल के आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये ऐसे इस तरीके होते हैं, इनसे आपका समय बचता है, और समय बचता है तो आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा, अभी हमारा चैनल नया है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपको और आपके साथ आपके दोस्तों को भी ये बेनिफिट मिल सके। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन रेशियो, ये भी क्वेश्चन है, कह रहा A रेशियो B। एक चीज बता देते हैं, आप बाकी अपने आप कर लेंगे। आप देखिए वैसे A रेशियो B = 1/2 रेशियो 3/8। जब भी आपको ऐसा दे रखा है, देखिए एक चीज ये समझ लीजिए, हम बता रहे हैं आपको सिर्फ A रेशियो B = 3/4, 3:4, या इसको लिख सकते A/B 3/4, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। A का मान 3 है, B का मान 4 है, सेम टू सेम। ऐसे अच्छा ये बताइए, आप, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कैसे करना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। कुछ आपसे जो शुरुआत कर रहे होंगे उनके लिए भी, यदि आपको आपके बराबर पढ़ाते रहेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, और उनको उनके बराबर पढ़ाते रहेंगे तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए दोनों लोगों को साथ में लेके चलना है। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं, A/B लिख देते हैं, 1/2/3/8 लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो अब हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, तो A/B = हो जाएगा 8/6। यहां से कट गया, 4:3 आ गया, 4:3 आ गया। वैसे ये भी हो जाएंगे, वैसे ये भी हो जाएगा, मतलब A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D निकल के आ जाएगा। तो ABCD का रेशियो बताना है, तो इसका मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ये तो तरीका था, ऐसे करना है जब ना समझ में आए। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें A रेशियो B निकालना है, देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान पूछा, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है।
अब जब भी हमें ए रेशियो भी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा तो रेशियो होगा। तो देखिए नीचे को नीचे से काट दो, 2 चौको 8, 4 उधर गया, कितना आ गया रेशियो? 4:3 खत्म। या नहीं काटना है तो ये 8 इधर जाएगा, देखिए जैसे ये 8 इधर जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो काट देंगे 2, ये आ जाएगा रेशियो। ठीक, इसलिए हम लोग नीचे से नीचे को ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं। ठीक, अब अगला आता बी रेशियो सी। देखिए 3 3 9 होता है, तो 3 बार गया, 3 इधर आ गया, क्रॉस में हुआ तो 3 यहाँ पे जैसे इससे काटा तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि ये तो खत्म हो गया और यहाँ पे जो ये 1 हो गया, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा। देखिए 1/3 रेशियो 5/9, तो अगर ये इधर गया 9 रेशियो पर, ये 3:5 खत्म। ऐसे ही डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। 3 3 9, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 इधर गया तो कितना आ गया? 3:5 बी रेशियो सी आ गया। अब सी डी का रेशियो देखिए 2 3 6, 2 2 4। अब यहां से कुछ कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा सी रेशियो डी 10:9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे जगह थी 2, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, इसके बगल में 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 कर दिया, ये 10 है तो 10 और 10। अब हम ये देखते हैं कुछ कटने वाली संख्या हो तो ऊपर ही काट देते हैं तो आसानी हो जाएगी नीचे से काटने के लिए। ठीक है, हम देखते हैं कि 5 से ये यहाँ इस वाले रेशियो में 5 था, रेशियो में कट जाता है। इस रेशियो में 5 था तो इसमें भी 5 है और इसमें तो 5 है नहीं, तो इसमें ये काट देते 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और कट रहा है, देखिए ये इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये भी कट गया। बचा क्या? 4 2 8 रेशियो, 3 2 6 रेशियो, 10:9, ये हमारा निकल के आंसर आ गया। ऑप्शन में क्या है? 8 6 10 9 खत्म। आप लोग वीडियो को अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको पीछे जाकर के फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इस पे आते हैं तीसरे नंबर। समझ लीजिए ये पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद जैसे ये है 2-3 दिन क्लास चलेगी प्रीवियस ईयर की, फिर कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ये होगा कि ये हो सकता है ये क्वेश्चन आए या इनसे थोड़ा सा कठिन भी आ सकते हैं, तो वो अपने मन से बना के वो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, अब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट बताएं। देखिएगा कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60% बराबर है उसके विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी के 50% के बराबर, 50% के बराबर। अच्छा ये बताइए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? बराबर में है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? अब हम यहाँ देखते हैं सीपी बटे एसपी, ये एसपी यहाँ आ गया तो ये 5 था, ये 6 हो गया, भाई 6 इधर आ गया। अब हम देखते हैं सीपी, कास्ट प्राइस तो हमारी 5 है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 6। हमें प्रॉफिट कितनी की हो गई? 1 की हुई है, प्रॉफिट हुई है। 5 रुपए की वस्तु थी, 6 में बिक गई, कितने की प्रॉफिट? 1 की प्रॉफिट। प्रॉफिट किससे हुई है? क्रय मूल्य से हुई है। प्रॉफिट किससे होती है? क्रय मूल्य से होती है। और डिस्काउंट, लाभ या हानि क्रय मूल्य से होता है और डिस्काउंट एमपी से होता है, मार्क प्राइस से होता है। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। ये 5 रुपए की वस्तु 6 में बिक गई तो 1 रुपए का लाभ मिला, कितने में से? 5 में से। कितने में से? 5 में से 1 का लाभ मिला। तो परसेंट पूछा कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। या हमने बता रखा है कि 1/5 की वैल्यू 20% होती है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे, या काटेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 20% का लाभ। क्या गया? 20% का लाभ। तो 20% का लाभ किस वाले ऑप्शन में है? 20% की देखिए ऑप्शन में हानि भी लिखी हुई है, लेकिन हाँ ये याद रखना है कि 20% का लाभ हुआ। अगर यहाँ पे SP 4 आ जाता, यहाँ पे SP 4 होता तो 1 रुपए की हानि किससे? 5 से। हानि भी लाभ से, उससे क्रय मूल्य से होगा। 1 रुपए की हानि उससे क्रय मूल्य से, तो 1/5 हो जाता तो 20% की वहां पे हानि हो जाती, वहां पे हानि होती। यहाँ पे क्या है? लाभ है, तो हम लाभ पे टिक करेंगे, खत्म।
अब अगर देखिए परसेंट था, अगर यहां पे ये भी कह सकता है, यहां पे ये भी कह सकता है 40 रुपए का क्रय मूल्य बराबर है 50 रुपए के विक्रय मूल्य के। तो यहां पे सीपी अपान एसपी बराबर 5/4 हो जाता है, 5/4 हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी रुपए की कीमत थी 5 रुपए की, हमने बेचा 4 रुपए में, 1 रुपए की हानि हो गई। कितने में से? 5 में से, तो 20% की हानि हो गई। अब पर यहाँ पे देखिए वहां पे परसेंट था तो परसेंट से परसेंट कट गया, उसका मैटर नहीं करता है परसेंट लगा है कि क्या लगा है कि रुपए लगा है, उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस तो कटना ही कटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य। 30% लाभ के लिए देखें, लैंग्वेज से पढ़ना सीखे, क्वेश्चन की अपने आप आंसर आ जाएगा। 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य मतलब ये कह रहा है कि 30% लाभ लेने के बाद हमने सामान 1950 रुपए में बेचा। 30% का हमारा कुछ वस्तु थी, कितने रुपए की थी ये हमें नहीं पता, ये अभी हम निकालना है। हमने उस पर 30% का लाभ लिया, उसमें हमारी वस्तु थी x रुपए, मान लीजिए। हम x से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन अभी बता रहे हैं x रुपए की। हमने क्या किया, इसमें 30% का लाभ लिया, 30% x कीमत 30% का लाभ लिया और लाभ लेने के बाद हम इस वस्तु को 1950 रुपए में बेच दिए। मतलब इस 1950 रुपए में हमारा प्रिंसिपल है, मूल राशि भी है प्लस ब्याज भी है, प्लस ब्याज भी है, 30% का लाभ भी जुड़ा हुआ है, इसमें लाभ भी जुड़ा हुआ है, लाभ जुड़ा हुआ है और हमारी राशि भी है 1950 रुपए में। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा ये सोचना है 30% का लाभ था, 30% का लाभ था, तो 30% क्या होता है, 30/100 होता है। अब 30, यदि आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, सॉरी नहीं पढ़ा होगा, इसमें नहीं पढ़ा हुआ है 30, हमसे नहीं पढ़ा होगा, किसी से पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि 3/10 होता है, 30% 3/10 होता है। तो इसका मतलब ये लाभ 3 रुपए का लाभ है, ये हमारी राशि है। तो हमने देखा कि राशि और लाभ 3 रुपए का है, तो 10 रुपए की राशि लाभ के साथ, मतलब क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए रहा होगा। 3 रुपए का लाभ मिला तो हमने बेचा कितने में होगा, 13 रुपए। कितने बेचा होगा, 13 रुपए में। भाई 10 रुपए की राशि थी, 3 रुपए का लाभ मिला तो हमने बेचा कितने में होगा, 13 रुपए में बेचा होगा। और यहाँ पे कितने बेच रहे हैं, 1900 कहाँ है, 1950 बेच रहे हैं, 1950 बेच रहे हैं। तो एक बराबर कितना आ गया, 13, 13×5 65, 0, 150 आ गया। जैसे एक बराबर 50 आ गया तो यहां से सीपी हम निकाल सकते हैं, 10 गुणे 150 बराबर 1500 रुपए हमारी राशि आ गई। खत्म। समझ लीजिए फिर से, हमने कहा 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब हमारी वस्तु थी 10 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए की वस्तु थी, हमने 3 रुपए का लाभ लेकर के बेचा, 13 रुपए में बेच दिया, ये रेशियो था। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में 13 रुपए की राशि हमने बेची कितने में, 1950 रुपए में। तो एक बराबर 150 के, तो यहां से क्रय मूल्य निकल के आ गया 1500। यहां तक अभी सिर्फ एक लाइन बताया गया है, यहां तक की। अब कह रहा है 40% लाभ के लिए, 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए, 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए। अब कह रहा है ये तो इसका 40% निकाल के जोड़ दो, या तो आप कहीं 40% 2/5 होता है, 40% 40/100 करेंगे तो 2/5 होता है। तो हमने देखा कि सीपी 5 से हमने क्या कर दिया, 7 कर दिया, 5 से कितना कर दिया हमने, 7 कर दिया। 40% का लाभ मतलब, अब अभी भूल जाते हैं, हमारे पास क्रय मूल्य पता चल गया। अब यहां पे आते हैं, यदि हमें 40% लाभ पाना है, यदि हमें 40% लाभ किस पे मिलेगा, क्रय मूल्य पे मिलेगा। इसलिए 40% लाभ के लिए हमें इस विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, देखिए कैसे, 5 से 7, 2/5 40% होता है, तो हमारी राशि 5 से 7 हो गई। अभी यहाँ पे कितनी थी, 1500, 5 बराबर 1500, 1 बराबर, कैलकुलेशन कम हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अगर x से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। 5 बराबर 1500, 1 बराबर 300, तो 700 बराबर 7 बराबर 7 गुणे 300 बराबर 2100। कितना आ गया, 2100 आ गया। अब कह रहा है कितना बढ़ाया जाए, तो पहले हमारा 1950 रुपए था, अब कितना हो गया, 2100 हो गया। कितना बढ़ाया जाए, 150, कितना बढ़ाया जाए, 150। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
30% लाभ के लिए यहाँ से हमारे पास क्रय मूल्य 1500 आ गया। अब अगर 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए तो 40% निकाल लीजिए हम आप 1500 का, तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा जुड़ के 1500 में 40% लाभ जुड़ जाएगा, तो हमारी विक्रय मूल्य 21 रुपए की आ जाएगी। तो कह रहा विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए लाभ के लिए, तो 150 रुपया बढ़ा दो, तो इसमें से 150 रुपया जोड़ दो, तो अपने आप 40% लाभ हो जाएगा, खत्म। कितना, कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 5वें 6वें के पास, 5वें और 6वें के पास। 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय 100 तथा 75 छात्र अंतिम परीक्षा में बैठे। कह रहा है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष 100 विद्यार्थी बैठे, दूसरे वर्ष 75 विद्यार्थी बैठे, दूसरे वर्ष 75 छात्र बैठे किसी परीक्षा में, उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% बच्चे उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। पहले वर्ष में 75% लड़के पास हुए, दूसरे वर्ष में 60% बच्चे पास हुए। तो बताइए टोटल कितने परसेंट पास हुए, दोनों वर्ष को मिला करके कितने परसेंट पास हुए। तो आप ये नहीं कह सकते 75 प्लस 60% बच्चे पास हुए, गलत। आपको टोटल का निकालना है। पहले तो क्या करना है आपको, 100 का 75%, 100 गुणे 75 बटे 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दिया करिए। सीधा सीधा यहां से कितने छात्र पास हुए, 75 छात्र पास हुए। वो 75% थे, लेकिन यहाँ पे 75 छात्र पास हुए, ठीक है। अब 75 का 60% निकाल लीजिए, 75 का 60%। इस कैलकुलेशन करना खुद से सीखे जल्दी जल्दी। देखिए 25 त्रिक 75, 25 चौको 60, 15 चौको 60, 15 त्रिक 45, कितना 45 छात्र पास हुए। गलत तो नहीं हुआ, 25 चौको 100, 25 त्रिक 75, ठीक है, 15 चौको 60, तो 15 त्रिक 45 छात्र पास हुए। अब हमने यहां पे देखा कि टोटल 2 सालों में 75 प्लस 45, 75 5 80 और 120 छात्र पास हुए। 120 छात्र पास हुए कितने में से, 100 प्लस 75 में से, 175 में से। कितने में से, 2 साल के बाद। पहले साल में 75 लड़के पास हुए, दूसरे साल में 45 लड़के पास हुए, तो टोटल 2 सालों में 120 लड़के पास हुए। कितने में से 2 सालों में, टोटल छात्र कितने थे, 175 थे, गुणे 100 करेंगे। देखिए 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 12 चौको 48, 480 बटे 7, कितना आ जाएगा आंसर, लगभग आ जाएगा 68 सही 4/7% आंसर। कितना आ जाएगा, 68 सही, भाग देंगे 4/7% आपका आंसर। यहां तक किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 6वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेन के क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए करते हैं कैसे। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह कितनी देर में पार कर लेगी। क्वेश्चन ये है, देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खंबे की लंबाई नहीं जुड़ती है, खंबे की लंबाई दी भी नहीं दी जाएगी आपको। जब कभी किसी व्यक्ति को पार करती है तो भी व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है, उसको नहीं जुड़ती है। यदि किसी खंबे को, किसी सुरंग को, किसी पुल को, खंबा नहीं, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब कोई ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही होती है, जब कोई ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही होती है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही होती है, तो उनकी स्पीड, मतलब उनकी चाल, पहले वाले की दूसरे वाले की चाल दोनों की जुड़ जाती है। यदि एक दूसरे के साथ चल रही हैं, आगे पीछे चल रही हैं, तो उनकी स्पीड घटती है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता दूं, इसलिए बता दूं कि आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आए, और जब आएगा तो विस्तार से एक बार रेल की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अभी हमने बताया 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए ये मीटर है, यहां पर भी मीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या किलोमीटर प्रति घंटा देखा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में है, ठीक है, वो आगे चेंज करेंगे। चल रही है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो हमने कहा था
कि यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ उसकी लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो हमने कहा कुल लंबाई 140 प्लस 260 दो 400 हो गई। कितनी हो गई? 400। भाई 260 प्लस 40 300 हो गई और 100 एक 400 हो गई। हमने देखा कुल लंबाई 400 हो गई। अब करा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। चाल मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर, देखिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से भाग दे देते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में। ये नोट कर लीजिए। यदि आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो आप 5/18 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है तो 5/18 से भाग दे देना है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसको काटना हो तो काट दीजिए, मतलब 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आपने देखा होगा चाल बराबर, पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। लिख देते हैं हम, पूरा हिंदी में लिख देते हैं, दूरी बटे समय। S बराबर D/T होता है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, और छोटे छोटे चीजें बता रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दे रखा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दूरी दे रखी 400 बटे चाल कितनी दे रखी, 50/3। 50/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 400 गुणे 3/50। देखिए ये सीधा सीधा 8 बार जाएगा, कितना जाएगा, 24 सेकेंड। इसका मतलब वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। फिर से बता दें, यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ जाएगी। किसी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। किसी अगर सुरंग को पार करेगी तो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। यदि किसी आदमी को, यदि किसी खंभे को पार करेगी तो उसकी लंबाई नहीं जुड़ती है। यदि ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है तो चाल जुड़ जाती है। यदि एक दूसरे के साथ या आगे पीछे जा रही है तो चाल उनकी घट जाती है। उसको कुछ अलग बताएंगे। चोर और पुलिस की कहानी भी जो आएगी, क्वेश्चन आएंगे, वो भी अलग बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको नोट जरूर करें। और हाँ, चलते चलते आपसे ये भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।